क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है, आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95+ अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, संपूर्णानंद। कमेंट करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है लल्लू लाल की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुख सागर है, 11 वर्ष का समय है, प्रेम सागर है, रानी केतकी की कहानी है। तो लल्लू लाल की रचना है मेरे प्यारे बच्चों प्रेम सागर। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुख सागर मेरे प्यारे बच्चों मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की है। 11 वर्ष का समय कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और रानी केतकी की कहानी है इंसा अल्लाह खां की। तीसरा प्रश्न है गा नंबर, पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद हैं, यशपाल हैं, अमरकांत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है मेरे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे इंदुमती के, लहर के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य सहचर के। तो बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे मेरे प्यारे बच्चों हिंदी प्रदीप पत्रिका के। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। साहित्य सहचर के लेखक मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 1 का अंगा है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, वागधारा, साहित्य और समाज, शेखर एक जीवनी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है मेरे प्यारे बच्चों वागधारा। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, छायावाद युग की है, पार्थेंद्र युग की है, प्रगतवाद युग की है। तो द्विवेदी कामायनी छायावाद युग की रचना है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कमेंट करके बताएंगे। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, छाया। तो प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती ये तीनों रचनाएं द्विवेदी युग की हैं। छाया द्विवेदी युग की नहीं है। छाया मेरे प्यारे बच्चों ये छायावाद युग की है और जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रिय प्रवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। भारत भारती किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को, रामचरितमानस को, कामायनी को, पृथ्वीराज रासो को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद बरदाई। रामचरितमानस तुलसीदास का महाकाव्य है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का अंगा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परख है, चित्राधार है, अनामिका है, स्वर्णधूल है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है क्या है? अनामिका। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर्णधूल सुमित्रानंदन पंत की है, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है
और परख जैनेन्द्र कुमार की है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों 10 अंक का पूछा जाता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, और यह गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 18 फरवरी 2026 के लिए। और इसको हल करने की अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो जहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या शब्द दिख जाए, पुत्र, पृथ्वी, राष्ट्र, जन, माता, भूमि, धरती, तो आप समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, पाठ के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ से 2 अंक मिलेगा। इसको कैसे याद रखेंगे, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर कहाँ पे लिखा हुआ है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो यही आपको लिख देना है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से क्या होता है, राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिख देंगे, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का निर्माण होता है। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो आपने अभी पढ़ा था, पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण प्राप्त करती है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसको धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, अथवा करके 2 पूछता है, आप चूज कर सकते हैं कौन सा करना है, लेकिन यहाँ पर ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अशोक, अशोक शब्द से पता चल गया कि अशोक के फूल से लिया गया है। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शीर्षक का यानी पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है, अशोक को देखकर कौन उदास होता है। तो अशोक को पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहते हैं कि विद्वता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति को उत्थान की ओर प्रेरित करे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में संभाव से रहना चाहिए। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या जिसकी रेखा खींची हुई उसी की करना है आपको। पंडिताई एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। पांडित्य अर्थात विद्वता भी एक भार है, यह जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबोती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण होता है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। रावण का उदाहरण हमारे सामने है। उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का होता है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। यानी नवीन बादल के समान और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद ना मथुरा से वापस आए और ना ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ।
राधा कहती है कि मैं अपने प्रियतम के वियोग में रो रो करके पागल हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, तुम जा करके मेरी सारी दुख भरी कहानी को श्री कृष्ण को सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा कहती है पवन, जैसे ही मेरा तू रास्त भवन यानी घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी। वहाँ की प्यारी छाया होगी, पक्षियों की चहचहाने की मधुर स्वर होगी, वह तुझे मोह लेंगी। लेकिन तुम मेरे दुख को ध्यान में रखना और वहाँ जा कर के विश्राम न लेना, विश्राम ना करना। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पवनदूतिका है, लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। पवनदूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो पवनदूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? राधा के अनुसार कृष्ण के नेत्र नवीन बादल के समान पनीले व मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? तो श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कान दूत केंदो ब्रह्मदूत पधारे आप। ठीक है, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं, उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, आप ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं, आप अनाड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपने जो कहा हमने मान लिया कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, तो हो हमें भाव न भावना अन्य की, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती। जय हैं बन बिगर न बरिता बरिद की, बूंदता बिलई हैं बूंद बिचारी की। यानी समुद्र से अगर एक जल की बूंद मिला दिया जाए तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश पाठ और कवि का नाम? उद्धव प्रसंग है। जगन्नाथ दास रत्नाकर क्या हैं? इसके कवि हैं। फिर है, गोपियों ने किसे और क्यों अनाड़ी कहा है? तो गोपियों ने कान्हा को अनाड़ी कहा है क्योंकि वह उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने धोखा दिया है, इसलिए उन्हें अनाड़ी मानती हैं। अनीति का मतलब होता है अन्याय गलत तरीके से। भावत का मतलब होता है प्रेम करना या मानना। इसके बाद अगला है, कान दूत केंदो ब्रह्मदूत पधारे आप। इसमें अनुप्रास अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने पूरी आपको बता ही दिया। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर और 2 नंबर। 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर प्रसाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश। ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो उसमें से एक करना है। 7 नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है खंड खा। तो प्रश्न नंबर 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। ठीक है, तो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। संस्कृत के साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जाती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। ठीक है, इसका संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, देव, लंगोटी मात्र पहने हुए एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा ने कहा, उसे अंदर लाओ। तब अंदर आकर के उस कवि ने महाराज भोज की ओर देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मान करके संतुष्ट होकर के खुशी के आंसू गिराए। राजा ने उसकी ओर देख करके कहा, कवि तुम क्यों रोते हो? तब कवि ने कहा, मेरे घर की दशा को सुनिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भोजस्य उदाहरण नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है खा नंबर इसका, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए इसका अर्थ, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है
और उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उससे अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मत्ता गजेंद्रा, हाथी मस्त हो रहे हैं। मुजता गवेंद्रा, सांड प्रसन्न हो रहे हैं। वनेश विक्रांतरा मृगेंद्रा, और वनों में शेर अधिक पराक्रमी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, पर्वत सुंदर है। निर्भता नरेंद्रा, राजा शांत है। परकीर्तो वारिधुरो सुरेंद्रा, और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। फिर है यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है। प्राची कीदृशी अभवत्, प्राची पिंगा अभवत्। का भाषा आसामी मात्र सम्माननीय, संस्कृत भाषा आसामी मात्र सम्माननीय। वर्षा काले नगेंद्र कीदृशी भवन्ति, वर्षा काले नगेंद्र रम्या भवति। इसके बाद 10 का खा और गा है। श्रृंगार अथवा विभत्स रस, यमक अथवा उपमालंकार, दोहा अथवा कुंडलीय छंद। तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है 9, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध का। ठीक है। इसके बाद है 12 का पहला। नयनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम। कला विव का संधि विच्छेद होता है कला प्लस यू। इसके बाद है वृद्धा का संधि विच्छेद, तो वृद्ध प्लस धा क्या होता है, वृद्ध प्लस धा। इसके बाद खा नंबर है, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अनुरूपम में अव्ययीभाव समास, महात्मा में कर्मधाराय, प्रतिमाना में अव्ययीभाव समास। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो गुरुत्व में गुरु शब्द है, तो प्रत्यय है। कटुता में कट शब्द है, तल प्रत्यय है। बुद्धिमान में बुद्धि शब्द है, मतु प्रत्यय है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय बताना है। तो गुरुत्व वही है, गुरु शब्द तो प्रत्यय। बलवती, बल शब्द मतु प्रत्यय। बुद्धिमती, बुद्धि शब्द मतु प्रत्यय। इसके बाद खा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाशे छात्रे समम स्नाति, इसमें तृतीया विभक्ति है। ठीक है। कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। इसके बाद है श्री गणेशाय नमः, अब तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।